नमस्कार। आज की वीडियो में बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री क्या हैं और उनकी नियुक्ति, उनका त्यागपत्र, उनके कार्य करने की शैली, उनके विभाग, सब के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ एक लाइन में अगर प्रधानमंत्री को डिफाइन करें तो ये सरकार के प्रमुख होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का हर एक निर्णय भारत के हर एक नागरिक पर लागू होता है और हर एक नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। इसका एक जीवंत उदाहरण है आपको नोटबंदी। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 बजे रात्रि को आकर कहा था कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे आज रात 12 बजे से, तो वो बंद हो गया था। तो आप समझ सकते हैं पीएम की क्या पावर होती है। सरकार का जो भी निर्णय है वो सारा पीएम ही लेते हैं। पीएम मंत्री परिषद के सलाह पर लेते हैं, लेकिन पीएम का बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर। पीएम का जो विजन होता है उसी के आधार पर काम करती है हमारी मंत्री परिषद। आप देखते होंगे जो भी प्रधानमंत्री होता है उसके बारे में कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री का ये विजन है, उनकी ये सोच है। और लोग चुनाव जो जीतते भी हैं, जो भी पार्टी चुनाव जीतती है, उसमें अधिकतर बार ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और लास्ट 2 चुनाव से तो हम ये देखते ही आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। तो बात करते हैं पहले प्रधानमंत्री क्या है और कैसे काम करते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये आपको इक्विवेलेंट है अमेरिका के राष्ट्रपति के। अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पावर्स होंगी वही हमारे भारत के प्रधानमंत्री की है। पावर्स मतलब एक इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। अब संसदीय व्यवस्था है हमारे यहाँ जो शासन की प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे यहाँ मीन्स भारत देश में जो शासन की प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। ये बेसिकली ब्रिटेन से आया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 होता है। एक होता है आपका वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है, और एक होता है नाम मात्र कार्यपालिका। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक प्रधान और नाम मात्र प्रधान। जो हमारा नाम मात्र कार्यपालिका है उसके अंदर हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपको मंत्री परिषद जो है हमारे देश में उसके प्रमुख होते हैं और मंत्री परिषद ही जो है वो आपको सारा काम देखती है। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के हेड होते हैं। तो मीन्स आप इसको ऐसे समझिए, भारत में जितना भी काम है वो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से किया जाता है। सारे निर्णय राष्ट्रपति महोदय के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन वो निर्णय लेने वाला, उस निर्णय के पीछे कौन होता है, वो होता है आपका मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय। और प्रधानमंत्री के विजन से ही सरकार चलती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है ये मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए जो वास्तविक प्रधान है वो हमारा कौन है, प्रधानमंत्री। भारत के अंदर प्रधानमंत्री के पास ही मेन शक्ति होती है। जो भी कार्य है, राष्ट्रपति का जो भी निर्णय है वो सारा प्रधानमंत्री ही लेते हैं। प्रधानमंत्री अनुमोदन करते हैं राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसको ओके कर ही देते हैं, ऐसा। अब प्रधानमंत्री को समझने के लिए हमारा 3 आर्टिकल होता है, उसको समझना होगा। पहला है आर्टिकल 74, एक होता है आर्टिकल 75 और एक होता है आर्टिकल 78, जिसको आप बोलते हैं अनुच्छेद। संविधान का अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78, ठीक है। ये 3 जो है इससे आपको प्रधानमंत्री का कार्य पूरा क्लियर हो जाएगा। जो हमारा आर्टिकल 74 है ये बेसिकली डील करता है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, मंत्री परिषद के साथ। मंत्री परिषद में क्या होगा नहीं होगा, इसके अंदर क्या है कि
ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, बात पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं उनकी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और जो मंत्रिपरिषद है इसी के सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे। यहां से जो पारित हो जाएगा उसको राष्ट्रपति उस हिसाब से अपना निर्णय देंगे। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, वो होता है आपका प्रधानमंत्री। उसके साथ एक चीज और है अनुच्छेद 74 के अंदर कि जो हमारा मंत्रिपरिषद है इसके निर्णय पे, मतलब इसके परामर्श पे किसी भी तरह का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। मींस नो जुडिशियल रिव्यू ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके निर्णय पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री। अब मंत्रिपरिषद में तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा जितना भी लोकसभा में है मेंबर उसका 15% मीन्स मान के चलिए 82 के आसपास। ठीक है, तो 82 मिनिस्टर्स के साथ जो है वो राष्ट्रपति डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, तो राष्ट्रपति कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ, पीएम के साथ। तो मंत्रिपरिषद और जो हमारा राष्ट्रपति है उसके बीच में कड़ी का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो मेनली जो आर्टिकल 74 है वो इसी सब चीजों को डील करता है। अब आ जाइए आर्टिकल 75 पे, जहां पर कि मेन है जो आर्टिकल 75 है, इसी आर्टिकल में बताया गया है प्रधानमंत्री के पद के बारे में। ठीक है, तो मेन जो है आपका वो अब आ गया टॉपिक। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद को डील करता है और आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री को डील करता है। ठीक है, तो अब प्रधानमंत्री को समझिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इनका निर्वाचन नहीं किया जाता। नियुक्ति और निर्वाचन दोनों में डिफरेंस होता है। आप जो चुनाव सुनते हैं कि देश में आम चुनाव होने वाले हैं या आम चुनाव हो रहे हैं, वहां पे निर्वाचन होता है। निर्वाचन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चुन लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां पे अगर एक लोकसभा क्षेत्र में 10 लोग उम्मीदवार बन के खड़े हैं तो उसमें से कोई एक जीतेगा। तो 5 है तो कितना आदमी जीत के आएगा, 5। ठीक है, तो ये चीज है। निर्वाचन का मतलब होता है जहां पर लोगों को चुना जाता है, जनता के द्वारा जो चुना जाता है। जो आदमी चुनाव जीतता है, चुनाव में जो जीत के आता है उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाचन। और नियुक्ति में क्या होता है, नियुक्ति के अंदर होता है कि बहुत सारे लोग या एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स आप कह सकते हैं किसी पद के लिए एलिजिबल हैं, उसमें से किसी एक को चुना जाता है। ठीक है, वो चुनने वाला कौन होगा और वो चुनने की क्या प्रक्रिया होगी ये हमारे संविधान में बताया गया है। ठीक है, तो नियुक्ति का मतलब होता है कि सेम पोस्ट के लिए जब लोग एलिजिबल होते हैं तो उसमें से चुनना, वो होता है नियुक्ति। और निर्वाचन होता है जब लोगों को चुनाव के द्वारा जनता चुन करके भेजती है लोकसभा में या आपको विधानसभा में। ठीक है, तो वो होता है निर्वाचन। तो हम क्या करते हैं, हम निर्वाचन करते हैं लोगों का। हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम निर्वाचन करते हैं। हम कितने लोगों का निर्वाचन करते हैं, 543। ठीक है, उसके बाद इस 543 में से जो है वो प्रधानमंत्री को चुना जाता है। वो कैसे चुना जाता है वो मैं आपको बताता हूं। तो बात कर रहे थे आर्टिकल 75 की। तो 75 के अंदर क्या है, पहला लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है, तो पीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति अब कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जो हम संसद में लोगों को चुन के भेजते हैं वो हम चुनते हैं लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के लिए चुनाव होता है, द हाउस ऑफ पीपल के लिए चुनाव किया जाता है। हम चुनते हैं 543 को, 543 इतनी सीटें हैं लोकसभा में। अब इसमें से जिस दल को बहुमत मिलेगा या जिस गठबंधन को बहुमत मिलेगा उस दल का, गौर कीजिएगा बात पे,
जिस गठबंधन को बहुमत मिलेगा या जिस दल को बहुमत मिलेगा, उस दल का जो नेता होगा या उस गठबंधन के सदस्यों की सर्वसम्मति से जो नेता चुना जाएगा, उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करेंगे। जैसे 543 है, बहुमत का मतलब क्या है? हाफ से एक सीट ज़्यादा, मीन्स 50% प्लस 1। जैसे मान लीजिए अगर 100 सीट है कहीं पे, तो 100 सीट है तो 50 हो गया 50% और प्लस 1, मतलब अगर 100 सीट है लोकसभा के अंदर तो 51 सीट जिस भी पार्टी को आ जाएगी या जिस भी गठबंधन को आ जाएगा, वो सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। गठबंधन क्या होता है? जैसे मान लीजिए अब एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी मिल करके एक कोलिशन बनाती है, ठीक है, तो वो हो गया गठबंधन। और जब एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी आ जाती है तो वो होता है पार्टी का बहुमत। जैसे अभी जो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके पास गठबंधन में हालांकि वो भी है, एनडीए है, लेकिन डायरेक्ट बीजेपी को 303 सीटें हैं हमारे लोकसभा के अंदर, तो इनको गठबंधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये चाहे कि नहीं हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने दम पे सरकार चलाएंगे, तो ये चला सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जो हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर 2014 तक, ये आपको कोलिशन की गवर्नमेंट थी। जो सेकेंड टर्म था 2009 से, उसमें कांग्रेस को 206 सीटें ही आई थी और सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीटें, ठीक है। तो ये होता है आपका गठबंधन और ये होता है आपका जो दल को बहुमत मिलता है वो, ठीक है। तो जिस भी दल को आधी से ज़्यादा सीटें, एक सीट ज़्यादा जिस भी दल को आएगी, उस दल का जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करेंगे। तो यही हो गई नियुक्ति, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। और वो नियुक्ति का क्या प्रक्रिया है? वो यही है प्रक्रिया कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है वो आपको प्रधानमंत्री होगा। बहुमत दल का नेता चुनने की जिम्मेवारी लोकसभा में बहुमत लाए हुए दल की होती है, ठीक है। वो दल अपने में बात करके जिस भी नेता को कहेगा कि इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब जब पीएम की नियुक्ति हो गई तो पीएम अपने लिए मंत्री परिषद तैयार करते हैं और उस मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री जिस जिस मंत्री का नाम लेंगे कि अमुक अमुक मंत्री को मंत्री पद दिया जाए, तो राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति कर देते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद दूसरा स्टेप ये होता है। अब आ जाइए प्रधानमंत्री के लिए आपको एज, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो चाहे तो लोकसभा से भी हो सकता है और चाहे तो राज्यसभा से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही होना चाहिए वो आदमी। जैसे हमारे देश में अभी तक जो पीएम हुए हैं उसमें से 4 पीएम ऐसे हैं जो कि आपको राज्यसभा से चुन के आए थे, वो लोकसभा से नहीं चुने थे। पहले कौन थे? श्री HD देवेगौड़ा, ठीक है। दूसरे कौन है? IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। तीसरे कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और एक और है, वो कौन है? मिसेस इंदिरा गांधी। ये जो 4 पीएम है हमारे देश के अंदर अभी तक, उसमें ये 4 हैं जो कि राज्यसभा से चुन के आए थे। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी चुन के कोई भी नेता आता है अगर, तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको बहुमत प्राप्त होना चाहिए उस दल का जो दल लोकसभा में मेजोरिटी में है, ठीक है। अब देखिए लोकसभा में आपको जाने के लिए मिनिमम एज है 25 साल, ठीक है। और राज्यसभा के लिए कितना है? 30 साल। राज्यसभा में वही मेंबर बन सकता है जो जिसकी उम्र 30 साल है, लोकसभा में वही मेंबर बन सकता है जिसकी उम्र 25 साल है। इसके साथ साथ कोई भी आदमी एक टाइम पे दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी हैं, वो लोकसभा के भी मेंबर हो जाएंगे, राज्यसभा के मेंबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो किसी एक ही सदन के मेंबर हो सकते हैं। हाँ, तो अब प्रधानमंत्री की एज कितनी हो जाएगी? 25 साल, क्योंकि संसद में जाने की जो मिनिमम एज है वो 25 साल है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 25 साल, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री का जो त्याग पत्र है, जो रिजिग्नेशन है, वो किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता चलता हूँ, ठीक है। जो आपका रिजिग्नेशन है वो दिया जाता है किसको? राष्ट्रपति को। इसके बाद इनका जो शपथ होता है वो कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति।
ठीक है। इसके साथ अगर किसी भी कारण से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इन ऑफिस प्राइम मिनिस्टर अगर इस्तीफा दे दे तो क्या होगा? अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद उसी टाइम भंग हो जाएगी। इसके बाद होता है एक, अगर इन ऑफिस प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, जैसे जो हमारी मिसेस गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, इनकी इन ऑफिस डेथ हुई थी, ठीक है, 1984 में। तो अब अगर इन ऑफिस डेथ हो जाता है किसी पीएम का, तब क्या किया जाएगा? उस समय में क्या किया जाता है कि उसी दल का कोई नेता जो सीनियरिटी में पीएम के बाद हो, उसको पीएम पद के लिए राष्ट्रपति के पास अनुमोदन भेज दिया जाता है। लेकिन जो इस पीएम की मंत्रिपरिषद थी वो भंग हो जाएगी, पीएम के साथ ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सरकार को ऐसा लगता है कि उसके पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो वो सरकार क्या करती है कि उसका जो पीएम होता है वो इस्तीफा दे देता है राष्ट्रपति को कि सर ऐसी ऐसी बात है, अब नहीं हो सकता, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उसके इस्तीफा देते ही मंत्रिपरिषद खत्म, दोबारा से चुनाव करवा दिया जाएगा। तो ये 2-3 कंडीशंस हैं। अब एक चीज़ और है, जैसे मैंने आपको बताया कि आरएस या लोक या एलएस, ठीक है, इसमें से कहीं का भी सदस्य होना चाहिए। एक कंडीशन और होता है इसके अंदर, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है पार्टी जो कि ना लोकसभा का सदस्य है, जो न राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, उस टाइम में क्या किया जाता है कि आप किसी को पीएम बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को जिसको कि आपने पीएम बनाया है उसको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा, चाहे वो लोकसभा का बन जाए चाहे राज्यसभा का बन जाए। इसके बाद इनका कार्यकाल कितना होता है? तो ये राष्ट्रपति महोदय जो है हमारे, उनके प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक मंत्रिपरिषद रहेगी, तब तक आपको पीएम अपने पद पे बने रहेंगे। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब पीएम को हटा सकता है, जी नहीं। इसका होता क्या है कि अगर लोकसभा के अंदर पीएम या पीएम की पार्टी, मेनली पीएम की पार्टी ही होती है, अगर लोकसभा के अंदर पीएम की पार्टी ने बहुमत खो दिया, ठीक है, तो पीएम को हटना होगा। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के सुरक्षा के बारे में। तो इनकी जो सुरक्षा होती है वो मेनली एसपीजी करती है। एसपीजी को कहते हैं हम लोग स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, बहुत ही हाई प्रोफाइल ये होते हैं। ये एक तरह से एनएसजी जो है हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उसी का ये पार्ट है। तो पहले क्या था, पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनको भी ये सुविधा मिलती थी, लेकिन अभी सिर्फ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ही दिया जाएगा, ऐसा अमेंडमेंट कर दिया गया है। इसके साथ जो हमारा पीएम होता है वो तब तक है जब तक मंत्री परिषद है, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 78 पे। ये क्या कहता है? इसमें 3 बातें मिलनी है। पहली बात ये है कि राष्ट्रपति कभी भी किसी भी तरीके की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर किसी मंत्री ने, मंत्रिपरिषद में से किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया हो और वो निर्णय सार्वजनिक ना हुआ हो मंत्रिपरिषद के अंदर, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये आदेश देते हैं कि इस निर्णय से पूरे मंत्रिपरिषद को अवगत कराइए और इस निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने रखिए। इस पर मंत्रिपरिषद की विचार विमर्श जरूरी है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है इस आर्टिकल के अंदर, तीसरा पॉइंट, कि जितना भी निर्णय होगा, चाहे वो विधान से रिलेटेड निर्णय हो चाहे वो कार्यपालिका से रिलेटेड निर्णय हो, हर निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये 3 चीज जो है ये आर्टिकल 78 के अंदर आती है। अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है। तो जहां तक बात भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति की है, तो संविधान में जितनी भी शक्तियां उनको प्राप्त हैं वो शक्ति वो कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं पूरे देश के अंदर, ठीक है। तो मेनली जो है वो डिफाइन किया गया नहीं है उनकी शक्तियों को, लेकिन इसको पार्ट बाय पार्ट समझते हैं, हर संदर्भ में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला जो कार्य है इनका और शक्ति है इनकी वो क्या है, ये राष्ट्रपति जो हमारे महोदय हैं
इनके प्रमुख सलाहकार होते हैं, चीफ एडवाइजर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी कि चाहे मंत्री की नियुक्ति हो, मंत्री को पद से हटाना हो, ये सब कुछ राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह पे करते हैं। अब होता है इसमें, अब आप ले लीजिए इनकी शक्ति मंत्री परिषद पे। मंत्री परिषद के संदर्भ में इनकी क्या क्या शक्ति है। तो पहला जो इनकी है, तो फर्स्ट जो है वो है कि मंत्री परिषद की बैठक, उसकी अध्यक्षता, ठीक है, इसके कार्य और इनके विकास संबंधी जितना भी कार्य होगा वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। जैसे मंत्री परिषद की बैठक को कब बुलाना है, प्रधानमंत्री के ऊपर है। मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उसके ये अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता बैठक की यही करते हैं। जितना भी आपका विकास कार्य हो रहा है वो मंत्री परिषद से होता है, तो विकास कार्यों की समीक्षा भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। किस मंत्री को कब किस पद से हटाना है वो भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। उसके बाद किस मंत्री का विभाग बांटना है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे मंत्री हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये भी प्रधानमंत्री के ऊपर ही होता है। ट्रांसफर, जैसे कोई मंत्री अभी रक्षा मंत्री है उसको गृह मंत्री बनाना है, तो ये काम भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो मंत्री परिषद से रिलेटेड जितनी भी शक्तियां हैं वो ये शक्ति है प्रधानमंत्री की। अब आ जाते हैं संसद के फॉर्म में, उनकी क्या शक्तियां हैं। संसद के फॉर्म में, संसद के फॉर्म में लोकसभा के सत्र को बुलाना, मतलब संसद का सत्र बुलाना, लोकसभा राज्यसभा, तो सत्र कब बुलाया जाएगा वो हमारे प्रधानमंत्री देखते हैं। संसद को कब भंग करना है, जैसे अगर प्रधानमंत्री की इच्छा हो जाए कि नहीं लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो वो भी प्रधानमंत्री ही करते हैं, राष्ट्रपति के पास अनुमोदन करते हैं कि सर लोकसभा को भंग कर दिया जाए। इसके बाद संसद के प्रति उत्तरदायित्व, मतलब लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायित्व है प्रधानमंत्री का वो होता है। सरकार की हर नीति को सामने रखना प्रधानमंत्री का काम होता है। जनता को जवाब देना, जैसे मैं बता रहा हूँ कोई भी चीज़ है सरकार की अभी तो लोग क्या कहता है, अरे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अरे प्रधानमंत्री नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं अच्छा है, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, सरकार मोदी सरकार ये कर रही है, सरकार, वो तो मेनली पीएम ही होता है। जनता को किसी भी तरीके का जो जवाब है वो पीएम ही देता है और जनता जवाब भी पीएम से ही चाहती है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में ये कहीं भी जाकर के जनता की बातों का जवाब दे सकते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई आंदोलन हो रहा है तो उस आंदोलन के प्रति भी जवाबदेही इनकी होती है, क्योंकि ये सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार का पक्ष जानना जहाँ तक होता है। तो हालांकि मंत्री भी देते हैं जवाब, लेकिन मेनली लोगों की अपेक्षा होती है कि पीएम से हमें जवाब चाहिए। इसके बाद हमारा होता है मेन पोस्ट पे नियुक्ति तो करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, लेकिन किसके सलाह पे करते हैं, प्रधानमंत्री पे। अब वो पोस्ट कौन कौन सा है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे और इसके सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति पीएम के कहने पे ही होती है। इसके बाद आपको अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी, केंद्र सरकार के सबसे प्रमुख वकील, उनकी नियुक्ति भी होती है पीएम के कहने पर। कैग, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी भी नियुक्ति पीएम के कहने पे ही होती है। उसके बाद ईसी, इलेक्शन कमीशन, इनकी भी जो नियुक्ति है, हेड जो होते हैं इनके, उनकी भी नियुक्ति जो है वो आपको पीएम के कहने पे ही होती है। अब कुछ अन्य शक्तियां देख लेते हैं जो कि हम लोग को इफेक्ट करती हैं, वो क्या क्या है। पहला, एक डिपार्टमेंट होता है मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस, लोक कल्याण विभाग, पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन। इसके ये जो डिपार्टमेंट है ये मेनली पीएम के पास ही होता है, अधिकतर इस डिपार्टमेंट को पीएम ही अपने पास रखते हैं। तो पेंशन विभाग, लोक सेवा विभाग, ये जो है वो आपको पीएम के अंदर आता है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, पीएम के पास होता है, पीएम के अनुसार ही वो चलता है। और सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन, जो आपका परमाणु विभाग है, अगर एक लाइन में बोला जाए तो परमाणु बम गिराने का बटन किसके पास है, प्रधानमंत्री के हाथ में। प्रधानमंत्री अगर कह देगा फायर तो फायर, तो न्यूक्लियर जो है वो आपको पीएम के पास ही होता है। इसके भी हेड पीएम ही होते हैं।
उसके बाद जितनी भी कमेटियां होती हैं, जैसे एक कमेटी आपने सुना होगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसके जो हेड हैं वो भी पीएम होते हैं। अभी नीति आयोग है, इससे पहले योजना आयोग था, तो नीति आयोग के जो हेड हैं वो भी हमारे पीएम ही होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो भी पीएम ही देखते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं आपसे जुड़ी हुई वो सब कुछ पीएम के अंदर ही आती है। किसी भी तरीके की मेन घोषणा है वो हमारे पीएम ही करते हैं। तो आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78 ये है हमारा, तीनों डिपेंड करता है और तीनों इंटरकनेक्टेड है प्रधानमंत्री के साथ। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री की ये शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री के ये कार्य हैं। और एक चीज़ और, प्रधानमंत्री हमेशा याद रखिएगा, प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है, क्योंकि जो मंत्री परिषद है उसका हेड होता है प्रधानमंत्री, और मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति ही जिम्मेवार होता है। एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको 15% होना चाहिए लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है उसका 15% होना चाहिए मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। एक चीज़ और है इसके अंदर, अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को खत्म कर दिया जाता है। सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा और साथ में पीएम को भी देना होगा। ये भी एक कंडीशन होता है पीएम के हटने का, कि अगर एक मंत्री के खिलाफ भी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो गया तो फिर पूरी की पूरी मंत्री परिषद साथ में प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो ये शक्तियाँ थी, ये कार्य था, और ये आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी जरूरी जानकारी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अब समझ लेते हैं कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं और उनका कार्यकाल कैसा रहा है। सबसे पहले हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक इन्हीं का रहा है और देश के पहले प्रधानमंत्री ये थे और इन ऑफिस से इनकी डेथ हुई थी। इसके बाद जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा, ये 13 दिन के लिए ही थे प्रधानमंत्री। इसके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री जी, ये 64 से 66 तक रहे थे। इनकी भी जो डेथ थी वो इन ऑफिस ही हुई थी और ताशकंद में इनकी डेथ हुई थी, ताशकंद समझौता हो रहा था उस समय में। उसके बाद भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था जिसमें कि भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान को हराया था, वो भी आपको 1965 में हुआ था, जबकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इसके बाद फिर आए गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री 13 दिन के लिए। इसके बाद आई मिसेस इंदिरा गांधी। इनका जो कार्यकाल था ये बेसिकली दो बातों के लिए फेमस रहा। पहला रहा 1971 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध। पाकिस्तान को 1947 से लेकर के 1971 में पहली बार पता चला कि भाई भारत भी हमें अंदर घुस के मार सकता है। ठीक है, एयरफोर्स से हमला किया था और बहुत ही तगड़ा, मतलब उसमें भारत की विजय हुई थी, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इसके बाद इनका कार्यकाल लास्ट में आके इमरजेंसी इन इंडिया, वो भी मैं आपको एक टॉपिक है उस पर भी बताऊंगा कि इमरजेंसी की क्या पूरी पटकथा लिखी गई थी, वो भी बताऊंगा। तो ये आपको इमरजेंसी के कारण भी इनकी चर्चा होती है। इसके बाद इनकी जो सरकार गिरी थी वो इमरजेंसी के कारण ही गिरी थी। इसके बाद आए हमारे मोरारजी देसाई जी, इनका 77 से 79 तक रहा था। इन्होंने अमेंडमेंट किया कि देश में जो इमरजेंसी है वो केवल सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तभी लगाई जा सकती है, ये अमेंडमेंट किया इन्होंने। उसके बाद आए हमारे चरण सिंह, इनका 79 से 80 तक रहा। फिर उसके बाद आई हमारी इंदिरा गांधी, इन्होंने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो हमारा सिखों का बहुत ही पवित्र स्थल है, धर्म स्थल है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। वहाँ पर अकाल तख्त में कुछ खालिस्तानी समर्थक चले गए थे और उन्होंने वहाँ पे पूरा अपना सिस्टम बना लिया था। तो भारतीय सेना ने इनके कहने पे एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसमें उन खालिस्तानियों को ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो था ये भी इनके कार्यकाल का सबसे 80 से लेके 84 तक का सबसे मेन काम था। और 84 में इनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी गई। तो इनकी भी डेथ जो है वो इन ऑफिस ही हुई थी। इसके बाद आए श्री राजीव गांधी, ये आपको इंदिरा गांधी के पुत्र थे। और कंप्यूटर क्रांति, जो कंप्यूटर है आपके आज देश में, ये कंप्यूटर का क्रांति लाने का जो श्रेय है वो राजीव गांधी को ही जाता है। इसके बाद आए हमारे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद चंद्रशेखर,
90 से लेकर 91 तक। फिर आए हमारे पीवी नरसिम्हा राव। आर्थिक उदारीकरण जो किया गया था देश में, लाइसेंस राज को खत्म किया गया था, वो किया गया था किनके राज में? पीवी नरसिम्हा राव के राज में। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेन काम क्या था वो प्रधानमंत्री का। उसके बाद हमारे आए अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के लिए आए थे मात्र, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आए हमारे? श्री HD देवेगौड़ा 96 to 97। फिर आए हमारे इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल। फिर हमारे आए अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में ही भारत दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था उसने, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके बाद हमारे आए श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। इनके कार्यकाल में जो आपका US से जो था परमाणु समझौता वो काफ़ी चर्चे में रहा था, इनका कार्यकाल भी था। इसके बाद इनका एक और था कि इन्होंने RTI कानून जो है वो देश में लेके आए थे, मनमोहन सिंह लेके आए थे। उसके बाद पेट्रोलियम को स्टोर करने की जो नीति है देश के अंदर वो भी मनमोहन सिंह लेके आए थे। और अभी हमारे कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा चल रहा है। ही इज द ग्रेट PM, ये आप कह सकते हैं। इनका कार्यकाल इसलिए अच्छा चल रहा है, सबसे बड़ी बात इनकी मैं आपको बता देता हूं, विदेश नीति जो है इनकी, जो हमारे देश के दुश्मन हैं उन पे इनका प्रहार बहुत ही जबरदस्त है। पाकिस्तान को 1971 के बाद पहली बार पता लगा 2016 में कि भाई भारत ना अगर कुछ किया तो भारत छोड़ने वाला नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान अब ट्रीट कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है भारत को कि लॉ क्या है, संविधान क्या है, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। ये पाकिस्तान कह रहा है भारत को। एक बार उसने किया 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में तो खैर फरवरी के महीने में पूरा साफ ही कर दिया था पूरे बालाकोट में जितने भी आतंकवादी थे। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज़ सो लेथल। मतलब चाइना में क्या हुआ था, डोकलम में क्या हुआ था, बात किया वहाँ के प्रेसिडेंट से और सीधा बोला कि भाई संघाई तो नहीं बचेगा, एंड ही इमीडिएटली कट द फोन। और अगले ही दिन चाइना ने ना पूरा का पूरा अपना सिस्टम वापस ले लिया था। तो इनका जो कार्यकाल है अभी के सिनेरियो में वो बहुत ही अच्छा चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का। वैसे सारे के सारे प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं अभी तक, इन सब का योगदान है इस देश को आगे ले जाने में, किसी का योगदान कम नहीं है। लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको ये कह रहा हूं। तो अभी जो है वो हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी। और ये कब से है? 2014 से, 2014 से अभी तक चल रहे हैं। वो ये सारे प्राइम मिनिस्टर्स थे, कब से कब तक हुए हैं देश के अंदर वो मैंने आपको बताया है। ये आपको काफ़ी काम आएगा, डिपेंड करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।